हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है CFA लेवल 1 का समरी वीडियो एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ में। एडिटर्स के चैनल पे CFA से रिलेटेड आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा, वेदर इट बी CFA लेवल 1 समरी वीडियोस और गोइंग फॉरवर्ड CFA लेवल 2 वीडियोस। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें सो दैट यू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। एग्जामिनेशन इज नॉकिंग योर डोर, आई नो, एंड इसीलिए ये रिवीजन वीडियोस आपकी बहुत मदद करेंगे टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। आज की अगर हम रीडिंग की बात करें तो फिक्स्ड इनकम की शुरुआत हमने कर दी है और आज हम जिस रीडिंग को कवर करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज डिफाइनिंग एलिमेंट्स। जैसा कि नाम में ही है, समझ में आ रहा है दैट इन दिस रीडिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक आई वुड से टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड अराउंड द यूनिवर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ। इस रीडिंग के थ्रू, इस समरी वीडियो के थ्रू फायदा उनको ज़्यादा होगा जिन्होंने इस रीडिंग को पहले कभी पढ़ा हुआ है। वो सिर्फ इस उद्देश्य से इस रीडिंग को देख रहे हैं ताकि उनके एग्जाम से पहले उनका फटाफट ब्रशअप हो जाए और वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह के काम में घुस जाएं। सो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, उस कैटेगरी के कैंडिडेट हो जिन्होंने पहले पढ़ा है, बस अभी समरी या रिवीजन के लिए आए हैं, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में सोच रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ से बिल्ड कर लेंगे तो आई डाउट दैट, एंड उसके लिए आई वुड से कि आपको कोई ना कोई या तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए हमारे वीडियोस देखने चाहिए या फिर में वीडियो कोर्स एनरोल करना चाहिए सो दैट यू गेट एन आइडिया एज टू पूरा सब डिटेल्ड मैनर में कैसे पढ़ना है। क्लियर है? एंड अभी शुरुआत करते हैं अपने लर्निंग आउटकम ए से, जिसमें बेसिक बातें लिखी हुई हैं। जैसे कि नंबर 1, इशूअर्स कितने तरह के हैं या कौन कौन है जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, इसके ऊपर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो, बॉन्ड्स इशू करते हैं कॉर्पोरेट्स यानी कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जो कि बॉन्ड्स इशू करते हैं वक्त वक्त पे और फंडिंग बोरो करते हैं। इसके अलावा वी हैव सोवरेन नेशनल गवर्नमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके जब भी बॉन्ड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं सोवरेन नेशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसके अलावा नॉन सोवरेन नेशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ की तरफ से आते हैं। इसके अलावा क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज़ जैसे कि फैनी में वगैरह है और यूएसए में, उस तरह की एजेंसीज भी, उस तरह की एंटिटीज़ भी इस तरह के बॉन्ड्स इशू करती हैं। एंड ऑल्सो वी हैव सुपर नेशनल एंटिटीज और एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF, जिनके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना बॉन्ड इशुएंस का एक हिसाब किताब देखते हो। नेक्स्ट अप इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो कई तरह के टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, नॉट जस्ट हियर, बहुत जगह आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन मेच्योरिटी के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं। परपेचुअल यानी कि जो कभी भी मेच्योर नहीं होंगे। वी हैव मनी मार्केट सिक्योरिटीज जो 1 साल से कम समय के लिए इशू होते हैं, उनको हम कहते हैं मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट होते हैं 1 साल से ज्यादा मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन मेच्योरिटी: परपेचुअल, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। इसके अलावा अगर हम करंट मार्केट प्राइस वर्सेस फेस वैल्यू की लड़ाई करें तो आपस में 3 इक्वेशंस हमें समझ में आते हैं। अगर हमारी करंट मार्केट प्राइस और हमारा फेस वैल्यू अगर बराबर हो जाए किसी भी बॉन्ड के लिए तो उसे हम एक पार बॉन्ड कहते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं, एंड करंट मार्केट प्राइस अगर फेस वैल्यू से कम हो जाए तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ये सारी चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें और कुछ भी पढ़ने को नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, व्हाट इज अ पार बॉन्ड, व्हाट इज अ प्रीमियम बॉन्ड एंड व्हाट इज अ डिस्काउंट बॉन्ड। दैट्स इट। नेक्स्ट अप इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ कूपन स्ट्रक्चर। सो कूपन के हिसाब से आपको 3 तरह के यहाँ पे बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड रेट कूपन बॉन्ड, जहाँ पे कूपन रेट इज फिक्स्ड, सपोजिटली 10%। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फेस वैल्यू होगी उसका 10% आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। हर कूपन डेट पे यू विल गेट 10%, अगर एनुअल है तो, एंड ऑब्वियसली सेमी एनुअल है तो 5% करके साल में 2 बार। ठीक है। वहीं पे वी हैव फ्लोटिंग रेट कूपन बॉन्ड्स। इसमें आमतौर पे वी हैव अ रेफरेंस रेट और उस पे एक मार्जिन जोड़ा जाता है। अब जैसे जैसे रेफरेंस रेट बदलेगी वैसे वैसे आपका जो कूपन का अमाउंट है वो भी बदलता जाएगा। हेंस द नेम फ्लोटिंग रेट कूपन बॉन्ड्स। इस पे डिटेल में बात होगी आगे, अभी आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। थर्ड, वी हैव जीरो कूपन बॉन्ड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है इस तरह के बॉन्ड्स में कोई भी कूपन अलाउड नहीं होता, कोई भी तरह का कूपन नहीं होता है। ये बॉन्ड्स इशू होते हैं डिस्काउंट पे, यानी कि हो सकता है 80 पे इशू हो जाए, 100 पे रिडीम हो जाए, 5 इयर्स का इसका टाइम पीरियड हो, बट इस बीच में आपको कोई भी कूपन देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। वेरी सिंपल।
नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम बी एंड सी। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स दोनों के दोनों, और यहाँ पे दो तीन मेन बातें आपको सीखने को मिलती है। जैसे कि नंबर 1, बॉन्ड इंडेंचर क्या होता है। तो देखो, बॉन्ड इंडेंचर जो है वो बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इशूअर एंड द बॉन्ड होल्डर। यानी कि एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो अपने यहाँ पे इंडिया में बजाज फाइनेंस एक बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, बजाज फाइनेंस इंडिया की एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। अगर वो एक बॉन्ड इशू करती है और उसको मैंने खरीद लिया, तो बेसिकली जब मैं उस बॉन्ड को खरीद रहा हूँ, आई एम सब्सक्राइबिंग, तो उस समय मुझे एक अग्रीमेंट मिलेगा। उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उस अग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं बॉन्ड इंडेंचर। तो उसमें आमतौर पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं उन्हें हम कोवेनेंट्स कहते हैं। अब कोवेनेंट्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। ये कोवेनेंट से हम नहीं बनते, बल्कि बनती है वो इशूइंग कंपनी। ध्यान रखिएगा, कोवेनेंट से बनते हैं इशूइंग कंपनी। हमने तो कंपनी को लोन दिया है, तो शर्तें कौन बताएगा? हम बताएंगे, बट ऑब्वियसली वो स्टैंडर्डाइज कर दिए जाते हैं इन बॉन्ड इंडेंचर। अब देखो, शर्तें किस तरह की होती है, बोलने का तरीका कैसा होता है, उसके ऊपर में हम डिसाइड करेंगे कि वो एफर्मेटिव कोवेनेंट है या फिर नेगेटिव। देखो, दो तरह की हम यहाँ पे शैली अपना सकते हैं। अगेन, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी मटेरियल में नहीं मिलेगा। ये अंदाजे से या ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस से सीखा है मैंने कि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर इसी को हिंदी में मैं आपको समझाऊं, तो अगर मान लो कोई शर्त ऐसे रखी गई जिसमें बोला गया है ये काम होना चाहिए, करेक्ट, डू समथिंग, ठीक है, डू समथिंग का अगर किसी का टोन आ रहा है कि ये काम करिए, तो वो डू समथिंग जो होगा उसी को हम कहते हैं एफर्मेटिव कोवेनेंट। क्लियर है? इसके अलावा ऐसा भी आ सकता है शर्त जहां पे डोंट डू समथिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ाई के लिए भी कभी बोलूँ, ठीक है, कि आप दिन में 2 घंटे पढ़ाई कीजिए तो आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा या फिर आपका पेपर अच्छा जाएगा, तो आई एम सेइंग यू टू डू समथिंग, करेक्ट। वहीं पे आई कैन से कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम सेइंग इन अ नेगेटिव सेंस, एंड इसीलिए वो हो गया डोंट डू समथिंग, एंड दैट इज नेगेटिव कोवेनेंट्स। अब यही चीज अगर आप एक बॉन्ड इंडेंचर में खोजोगे तो जगह जगह आपको मिल सकता है। जैसे कि आप एफर्मेटिव कोवेनेंट्स में ये सोच सकते हैं कि ऐसे टर्म्स तो पक्के लिखे हुए रहेंगे दैट द बोरोवर और द इशूअर शुड बी पेइंग द इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट टाइमली, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इशूअर जो है उसको टाइमली बॉन्ड होल्डर को पैसे देने हैं, वेदर इट बी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो दोनों जब देने की बात हो रही है तो यहाँ पे डू समथिंग की बात आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव कोवेनेंट्स। अब नेगेटिव का एग्जांपल क्या होगा? नेगेटिव का एग्जांपल ये हो सकता है कि इशूअर अपने बॉन्ड होल्डर्स के अलावा अगर किसी को पैसे देना चाहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो लंबा चौड़ा डिविडेंड नहीं दे सकता, ठीक है। ये हो सकता है नहीं देने का बात। सो यहां पे बात आ रही है डोंट डू समथिंग। जैसे कि किसी इक्विटी होल्डर को बहुत बड़ा डिविडेंड आप नहीं दे सकते, स्पेशल डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकते। सो बेसिकली इस तरह के जो मैं कह सकता हूं प्रोहिबिशंस है, इनको हम कहते हैं नेगेटिव कोवेनेंट्स। तो इसका सीधा सीधा कहने का हिसाब ये है कि अगर कोई चीज कहने के लिए शर्त लगाई गई है, डू समथिंग का क्लॉज है, तो उसे हम कहते हैं एफर्मेटिव कोवेनेंट, और डोंट डू समथिंग का कोई क्लॉज है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोवेनेंट, ठीक है। इसको आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ऑब्लिगेशंस यानी कि लायबिलिटीज, रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बंदिशें, वहां तक तो सर अपना एफर्मेटिव कोवेनेंट्स है। लेकिन अगर मनाही कर दी जाती है कोई चीज के लिए तो उसे हम कहते हैं प्रोहिबिशंस, यानी कि डोंट डू समथिंग, नेगेटिव कोवेनेंट। आइए अब आते हैं लर्निंग आउटकम डी में। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला लर्निंग आउटकम होने वाला है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में आपको ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ। सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। अब ये मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा एरिया है जो सबको बहुत ट्रबल करता है। मोस्ट स्टूडेंट्स और मोस्ट कैंडिडेट्स फेस सम प्रॉब्लम हियर, करेक्ट, ये होगा ही होगा। सो ऐसे में अगर आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड को देख लेने के बाद में क्लैरिटी मिलती है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख करके या ये वाला पार्ट समझ करके। आइए इसमें अच्छे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान है। अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में बॉन्ड इशू करती है और रुपी में बॉन्ड इशू करती है, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक बॉन्ड। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ज्यादातर कंपनियां जो इंडिया में है वो जब भी बॉन्ड्स इशू करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड क्या होगा? फॉरेन बॉन्ड होगा जब इशूअर कौन है, कोई इंडियन कंपनी है।
लेकिन वो इशू का कर रही है इंडिया के कहीं बाहर, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यूएसए में कर रही है, और डिनोमिनेशन भी वहां की ही है, यानी कि जिस कंट्री में आप इशू कर रहे हो उसी कंट्री की करेंसी है, आपकी खुद की करेंसी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये कंपनी इंडियन है लेकिन डॉलर में बॉन्ड इशू हो रहा है, और डॉलर जहां चलता है वहीं पे इशू हो रहा है, यानी कि यूएसए में हो रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं फॉरेन बॉन्ड। नेक्स्ट आता है यूरो बॉन्ड्स। अब यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं? यूरो बॉन्ड्स का एग्जांपल है जब इशूअर एक इंडियन कंपनी है, इशू कर रही है सिंगापुर में, लेकिन डिनोमिनेशन सिंगापुर की भी नहीं है और इंडिया की भी नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेशन ना सिंगापुर की है ना इंडिया की है, बेसिकली डिनोमिनेशन आपकी हो गई यूएसडी एंड आप उसे इशू कर रहे हो इंडिया के कहीं बाहर। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं यूरो बॉन्ड। इसके अलावा वी हैव ग्लोबल बॉन्ड्स। ग्लोबल बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स में ना ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतना अंतर है कि यूरो बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो साइमल्टेनियसली दो जगह इशू नहीं होते, लेकिन ग्लोबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा जगह इशू हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए इशूअर कंपनी कौन है? इंडियन कंपनी है, लेकिन ये इशू कहां का हुआ? सेवरल लोकेशंस में हो सकता है, इंडिया को छोड़ करके कहीं पे भी इशू हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यूएसए और सिंगापुर दोनों जगह साइमल्टेनियसली ये इशू हो रहा है, तो कहां इशू होगा उसके हिसाब से उसका डिनोमिनेशन तय किया जाएगा। अगर यूएसए में इशू हो रहा है तो डॉलर में इशू होगा, अगर सिंगापुर में इशू हो रहा है तो सिंगापुर डॉलर में इशू होगा। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यूरो बॉन्ड और ग्लोबल बॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल बॉन्ड्स इज बेसिकली सम काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ फॉरेन बॉन्ड एंड यूरो बॉन्ड टेकन टुगेदर। सो ये सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जो आपको वक्त वक्त पे ब्रशअप करते रहना पड़ता है, नहीं तो ये चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वाली स्लाइड आपको मदद करेगी चीजें समझने के लिए। आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स हियर, ऑब्वियसली आपको इसके डेफिनेशंस पढ़ने चाहिए सो दैट यू गेट द ग्रिप ओवर द एंटायर मैटर। जरूर से डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा अपने जहां से भी आप फॉलो कर रहे हो वहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो उसके हिसाब से कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ओनरशिप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दो तरह के बॉन्ड्स हैं। नंबर वन, बियरर, यानी कि इस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता। इस तरह के बॉन्ड्स आई डोंट रियली नो आज की डेट पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, बट यस दीज आर बियरर बॉन्ड्स, जिसके हाथ में आ गया उसका हो गया। एंड देन वी हैव रजिस्टर्ड बॉन्ड, जिसमें रजिस्टर्ड ओनर का नाम लिखा हुआ रहेगा, एंड ऑब्वियसली दिस मेक सेंस। इसके अलावा सोर्स ऑफ रीपेमेंट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूअर्स होते हैं, जैसे कि सोवरेन गवर्नमेंट है, बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट है, देन वी हैव आल्सो नॉन सोवरेन गवर्नमेंट्स, वी हैव कंपनीज विच इशूज बॉन्ड्स। तो बात अब ये है कि जो भी इशूअर है, अच्छी बात है आप इशू करते हो बॉन्ड, लेकिन रीपेमेंट करने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कैसे पैसे आते हैं आपके पास जो आप रिफंड कर पाते हो? तो उसका जवाब है यहाँ पे, अगर हम सोवरेन बॉन्ड्स की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बॉन्ड्स इशू किए हैं, कैसे चुकाएंगे वो इस बॉन्ड के पैसे? भाई उनके पास में आते हैं टैक्स कलेक्शंस। सो बेसिकली वो टैक्स कलेक्शन के थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है नॉन सोवरेन बॉन्ड्स। नॉन सोवरेन बॉन्ड्स में कैसा होता है? वहां पे स्पेशल टैक्सेस लिए जाते हैं, या फिर में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोई रेवेन्यूज आते हैं जिससे यहाँ पे रीपेमेंट हो पाती है बॉन्ड्स की। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट अप इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट्स तो देखो अपने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन से ही अपने जो भी फाइनेंसिंग है उनको रीपे करते हैं। सो बेसिकली इफ दे हैव इशूड अ बॉन्ड, तो उस बॉन्ड की रीपेमेंट का सबसे बड़ा सोर्स जो होगा वो होगा सीएफओ, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड देन वी हैव सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स एज वेल। ये सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स के लिए सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन में ऐसा होता है कि देयर इज एन एसपीई, स्पेशल पर्पस एंटिटी, उसके पास में कई सारे एसेट्स हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस लोन्स विच दिस एसपीई इज अक्वायरिंग और एक्वायर्ड, और इन लोन्स पे कैश फ्लोज आते हैं। ये कैश फ्लोज को ही वो अपने जो एबीएस होते हैं, एसेट बैक सिक्योरिटी होती है, उनके चुकाने के लिए काम में लेते हैं। सो बेसिकली सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड में यू यूज कैश फ्लोज फ्रॉम योर पूल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विच यू आर होल्डिंग, एंड उसी से आप अपने एसेट बैक सिक्योरिटीज का जो रीपेमेंट है वो कर पाते हैं। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और उनके रीपेमेंट के जो सोर्सेज हैं वो आपको बेसिकली पता चल गए। नेक्स्ट अप इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो इसमें सर बेस्ड ऑन कोलैटरल पे हम जा रहे हैं। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, लेकिन अभी हर बार अलग अलग बेसिस पे डिस्कस हुआ है। अभी जो डिस्कशन है वो है कोलैटरल पे। इस पे अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड होता है, हम सबको पता है इसका मतलब। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स वो हैं जिसपे कोई स्पेसिफिक कोलैटरल पेश नहीं किया गया है। इफ फॉर सम रीजन दिस बॉन्ड डिफॉल्ट्स, देन जो इसके होल्डर्स हैं उनके पास में कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं होगा जिसको बिकवा करके ये अपने पैसे ले सकते हैं। दे बेसिकली हैव टू वेट फॉर द एंटायर कंपनी टू गेट लिक्विडेटेड, और फिर जो इनको प्रोसीड्स मिलेगा वो मिलेगा।
एंड देन वी हैव आल्सो सिक्योर्ड बॉन्ड्स, जहां पे कोई स्पेसिफिक कोलैटरल जमा है, बेसिकली गिरवी वाला कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली अगर आपका बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इट इज अ सिक्योर्ड बॉन्ड, और कल को वो बॉन्ड डिफॉल्ट करता है तो जो भी उसका कोलैटरल है वो बिकेगा, और उस कोलैटरल से जो भी पैसा मिलेगा वो आपको रीपेमेंट के काम आ जाएगा. सो ये हुआ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. नेक्स्ट अप इज मेथड्स ऑफ इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट. अब ये सब चीजें क्या है समझिए. इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट बेसिकली कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी क्रेडिट क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो. ठीक है, यानी कि अपनी क्रेडिट वर्दिनेस को बढ़ाना है थ्रू इंटरनल मीन्स. तो कैसे करें ये काम? देखो, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, ओवर कोलैटरलाइजेशन. Over collateralization is a situation where you are presenting a collateral which has a value excess than the par bond that you are offering. Correct, the par value of the bond that you are offering. Basically अगर आपको सपोज करो 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू करने हैं, आप उसके लिए 50 करोड़ का अगर कोलैटरल देते हो तो इससे ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. पीपल हैव फेथ इन योर इशू, उनको थोड़ा ट्रस्ट आता है, एंड दिस एनहांसेस योर क्रेडिबिलिटी. तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, कैश रिजर्व फंड. अगर आपके पास में कैश इकट्ठा किया हुआ है फॉर द कंटिजेंसी कि कल को कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो भी आप अपना पैसा रीपे कर पाओ, तो कैश रिजर्व फंड भी अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को और आपकी क्रेडिबिलिटी उनकी नजर में बढ़ा देता है. Then we have excess credit spread. This is interesting as well. अब इसमें ये हो रहा है, ये बेसिकली सिक्योरिटाइज एसेट्स में आप मान सकते हैं होता होगा. यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट पे जो आप कमा रहे हो उससे कम कूपन आप ऑफर करो अपने बॉन्ड्स पे. बेसिकली अगर आपके अंडरलाइंग एसेट पे यू आर मेकिंग 10% एंड आप अपने कूपन पे सिर्फ 5% का वादा कर रहे हो, तो इससे भी इन्वेस्टर्स को काफी फायदा मिलता है, बिकॉज या कंफर्ट मिलता है, बिकॉज दे नो दैट कल को अगर आपके कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे डिफॉल्ट कर भी गए तो भी जस्ट बिकॉज यू हैव एन एक्सेस स्प्रेड हियर, तो आप उससे रीपेमेंट रुकने नहीं दोगे. द रीपेमेंट विल गो ऑन हैपनिंग एंड दैट गिव्स एक्स्ट्रा कंफर्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स एज वेल. इसके अलावा ट्रांचेस सिस्टम से भी आप अपनी इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट बढ़ा सकते हो. गोइंग फॉरवर्ड हम फ्यूचर रीडिंग्स में सीखेंगे ट्रांचेस क्या होते हैं. इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक्सटर्नल मीन से भी अपनी क्रेडिट एनहांसमेंट बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी क्रेडिट एबिलिटी या क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ा सकते हैं. इसके लिए श्योरिटी बॉन्ड्स हम इशू कर सकते हैं, या फिर श्योरिटी बॉन्ड्स बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं. ये इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह वर्क करता है. बैंक गारंटीज भी एक एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे बैंक बेसिकली गारंटी दे रहा है that you will repay the loan, and third obviously बैंक भी ऐसे ही गारंटी नहीं देगा. and then we have letter of credit as well, जिसमें आज की डेट पे वैसे ये कम कॉमन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक तरीका है जिससे एक क्रेडिट एनहांसमेंट जरूर होती है, बिकॉज सम बैंक इज गारंटिंग दैट यू विल गेट द पेमेंट. सो यहाँ पे भी एक लेटर ऑफ क्रेडिट से एक तरह से बैंक गारंटी एक तरह से. सो यस, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह इन्वॉल्व है, बट स्टिल इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गारंटी है. सो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जी आप प्लीज याद रखिएगा, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. इफ यू डोंट रिमेंबर यू आर इन ए डीप ट्रबल. करेक्ट. इसके अलावा टैक्सेशन ऑन बॉन्ड इनकम बहुत सिंपल है, ये तो हर किसी को पता भी होना चाहिए. अगर आप इंडिया में भी हो तो भी आपको पता होना चाहिए, बाहर भी हो तो भी पता होना चाहिए. आप जब इंटरेस्ट कमाते हो किसी भी बॉन्ड पे तो वो ऑर्डिनरीली टैक्स होता है. यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो है सर 30%. हमारा मार्जिनल टैक्स रेट है 30%. सो अगर आप एक सिटीजन हो जो बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, जिनका मार्जिनल टैक्स स्लैब 30% है, जो मेरे ख्याल से कई लोगों का हो जाता है, तो 30% आपको अपनी इंटरेस्ट पे टैक्स देना ही पड़ेगा. यू हैव नोवेयर एल्स टू गो. इसके अलावा अगर हम कैपिटल गेन्स की बात करें तो कैपिटल गेन्स यूजुअली लोअर टैक्स पे चार्ज होते हैं. जैसे कि इंडिया पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो कैपिटल गेन्स है वो शॉर्ट टर्म अगर हो तो उस पर आई थिंक 15% टैक्स रेट है, एंड लॉन्ग टर्म हो तो उसके ऊपर में 10% का टैक्स रेट है. ये मैं शायद इक्विटीज के लिए बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रियली श्योर फॉर फिक्स्ड इनकम, यस, लेकिन फिर भी 30% से तो कम है. सो सिग्निफिकेंटली यू हैव लोअर टैक्सेस इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स. एंड एक दो चीजें और है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हो और उस पर कोई इंटरेस्ट पाते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है. अब इसका एग्जांपल मैं म्यूनिसिपल तो नहीं दे सकता, बट पीपीएफ का एग्जांपल दे सकता हूं. अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो जो कि एक सरकारी मैं कह सकता हूं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां से जो भी इंटरेस्ट आता है उस पर आपका टैक्स नहीं लगता है. ठीक है, सो दोज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एज वेल. ओके, नेक्स्ट आप इज लर्निंग आउटकम ई, एक्सीलेंट लर्निंग आउटकम. इसमें मैं आपको समझाऊंगा बुलेट स्ट्रक्चर क्या होता है. तो देखो, देख के ही समझ में आ जा रहा है. बुलेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कूपन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, लेकिन लास्ट पेमेंट में कूपन और फेस वैल्यू आपको साथ में मिलेगा. सो बेसिकली बुलेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अमोर्टाइज नहीं होता.
ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको। अमोर्टाइज नहीं होता, यानी कि यहाँ पे फेस वैल्यू की रीपेमेंट होती ही नहीं है, एकदम लास्ट में होती है। सो बेसिकली आप इंटरेस्ट 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 रीपे कर रहे हो और जो आपका प्रिंसिपल है वो लास्ट में रीपे कर रहे हो। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बुलेट स्ट्रक्चर। देन वी हैव बलून पेमेंट्स एज वेल। बलून पेमेंट्स में आई डोंट रियली नो, बट देयर आर फ्यू कैंडिडेट जो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। बलून पेमेंट्स में यू बेसिकली गेट अ कूपन प्लस पेमेंट, कूपन प्लस पेमेंट, कूपन प्लस पेमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट यहां पे आपको कूपन के साथ में थोड़ा थोड़ा करके प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलता रहेगा, लेकिन जो लमसम रीपेमेंट है वो लास्ट में ही होगा। सो मान लो अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो है 1 लाख, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे रीपे 3 बार में 10-10 हजार का मिले, करेक्ट। तो 10-10 हजार का प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ तो लास्ट में तो 70 हजार का रीपे होगा ना। सो द लास्ट पेमेंट इज ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली लार्ज, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू वुड नॉट गेट एनी प्रिंसिपल पेमेंट। सो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको हम पार्शियली अमोर्टाइजिंग कह सकते हैं, ठीक है। यह है पार्शियली अमोर्टाइजिंग लोन, तो इसे हम कहते हैं बलून पेमेंट। इसी चीज को आप टाइप्स ऑफ अमोर्टाइजेशन में भी पढ़ोगे। एक होता है फुल्ली अमोर्टाइजिंग लोन, जो यहाँ कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ। बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपको ईएमआई देनी होती है, और ईएमआई कुछ इस तरह कैलकुलेट होती है कि जैसे जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो, लास्ट ईएमआई देते ही आपके सारे प्रिंसिपल भी चुक गए और आपका सारा इंटरेस्ट भी चुक गया। तो इसमें आप टाइम टू टाइम अपना जो प्रिंसिपल है वो चुका रहे हो, और इसे हम कहते हैं फुल्ली अमोर्टाइजिंग। पार्शियली अमोर्टाइजिंग का बेस्ट एग्जांपल बलून पेमेंट ही होगा, जहां पे यू आर ट्राइंग टू रीपे योर फेस वैल्यू, बट एट द एंड आप एक लमसम पेमेंट के साथ उसको सेटल करते हो। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग रेट नोट की हम बात करते हैं। अगर हम फ्लोटिंग रेट नोट की बात करें, देन वी हैव वेरिएबल रेट नोट, वी हैव बॉन्ड्स विद कैप एंड फ्लोर, एंड वी हैव इनवर्स फ्लोटर। ये तीनों ही इंटरेस्टिंग है। वेरिएबल रेट नोट की बात करूं तो यहाँ पे एक रेफरेंस रेट है प्लस वेरिएबल मार्जिन है। आमतौर पे एक मार्जिन फिक्स होता है, यानी कि रिस्क फ्री रेट प्लस 2%, करेक्ट, या रिस्क फ्री रेट प्लस 5%, जो भी। तो ये मार्जिन हमेशा फिक्स रहता है, बट एक वेरिएबल रेट नोट में ये मार्जिन भी वेरिएबल होता है। सो इसको एक एक्साइटिंग फीचर मिलता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव बॉन्ड्स विद कैप्स एंड फ्लोर्स। तो कैप्स एंड फ्लोर्स का मतलब बेसिकली ये है दैट यू विल हैव अ हायर लिमिट एंड अ लोअर लिमिट सेट फॉर योर कूपन पेमेंट्स। ऐसे में अगर कूपन पेमेंट ब्लास्ट होकर के ऊपर जाए तो भी उसका एक कैप है, एंड अगर बहुत ज्यादा नीचे आ जाए तो उसका एक फ्लोर है। सो दैट विल टेक केयर ऑफ irregular coupon payments as well. And then we have inverse floater, जहां पे सिस्टम थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे कूपन पेमेंट इज नॉट रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन, हियर इट इज मार्जिन माइनस रेफरेंस रेट। सो दिस बेसिकली मेक्स दिस बॉन्ड रिवर्स और इनवर्स ऑफ द रेगुलर बॉन्ड्स। इसमें अगर रेफरेंस रेट बढ़ती है तो कूपन कम होता है, और रेफरेंस रेट घटती है तो कूपन बढ़ता है, एंड दिस मेक्स इट्स इनवर्स, एंड दैट इज व्हाई द नेम इनवर्स फ्लोटर। इसके अलावा देर आर सर्टन मोर टाइप्स ऑफ इश्यूज, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, समय का अभाव है उसकी वजह से, बट स्टेप अप कूपन, क्रेडिट लिंक कूपन, पेमेंट इन काइंड, डेफर्ड कूपन, इंडेक्स लिंक कूपन, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, इन सारी चीजों को आपको एक बार देखना जरूर चाहिए। जस्ट बिकॉज दिस इज अ समरी वीडियो, आई एम नॉट एबल टू टच दीज पॉइंट्स, बट ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप कवर जरूर करें। Okay, next up is learning outcome F. Learning outcome F में we are going to talk about callable bonds, putable bonds and कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वो सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स की। तो सर कॉलेबल बॉन्ड्स एक्सीलेंट बॉन्ड्स हैं, गजब का ये फीचर है। ये बेसिकली बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस होते हैं। सो यहाँ पे व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ बॉन्ड, बट साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब ये ऑप्शन मिलेगा किसको? एक्चुअल में ये मिलता है ऑप्शन टू द इशूअर। अब इशूअर के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर चाहे तो वो आपके बॉन्ड्स रिडीम कर सकता है। दे हैव अ राइट, दे डोंट हैव ऑब्लिगेशन। समझिए, उन लोग के ऊपर ये रेगुलर मतलब मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, दे कैन, दे मे नॉट। सो उनके पास एक राइट है कि वो आपका बॉन्ड रिडीम कर सकते हैं एट अ कॉल प्राइस। अब ये कॉल प्राइस वो ऑब्वियसली पहले से फिक्स करके रखेंगे। सो अगर किसी इशूअर ने $100 का कॉल प्राइस फिक्स किया हुआ था, एंड फॉर सम रीजन द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट $106, तो आपको $106 में ट्रेड होते हुए भी इशूअर कैन फोर्स यू टू रिडीम दैट बॉन्ड एट $100, एंड इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। 3 तरह की ये टाइप्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, बर्मुडा। तो बेसिकली अमेरिकन एक ऐसा स्टाइल है जिसमें एक फर्स्ट कॉल डेट निकल गई, उसके बाद ये कभी भी कॉल हो सकता है। यूरोपियन में किसी स्पेसिफाइड कॉल डेट्स पे ही ऐसा हो सकता है, एंड बर्मुडा स्टाइल में स्पेसिफाइड डेट्स तो होंगी लेकिन वो फर्स्ट कॉल डेट के बाद से लागू होंगे, उससे पहले यू कैन नॉट बेसिकली कॉल दीज बॉन्ड्स।
इसके अलावा पुटेबल बॉन्ड्स दूसरे तरह के हैं जिसमें भी अगेन बॉन्ड है और साथ में एक ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है इशूअर को नहीं बल्कि बॉन्ड होल्डर को। हियर द बॉन्ड होल्डर हैज द राइट, अगेन आई एम सेइंग राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहो तो करो नहीं चाहो तो मत करो। सो यू हैव द राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इशूइंग कंपनी एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस। यानी कि जिस तरह का कॉलेबल बॉन्ड होता है उसी तरह पुटेबल होता है, बस फर्क इतना है कि कॉलेबल में जो राइट है वो इशूअर के पास में और पुटेबल में जो राइट है वो बॉन्ड होल्डर के पास में। थर्ड पॉइंट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेसिकली बॉन्ड होल्डर्स के पास एक राइट है, दे हैव एन ऑप्शन, ठीक है, कि वो अगर चाहें तो जब बॉन्ड मैच्योर हो तो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर में वो उसे नंबर ऑफ शेयर्स पे जो स्पेसिफाइड होगा उसमें कन्वर्ट भी करा सकते हैं। अगेन ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब आप इस पे पैसे भी ले सकते हैं या फिर में आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स में तब्दील भी करा सकते हैं। देन वी हैव वारंट्स। वारंट्स के केस में क्या होता है, अच्छा एक और चीज बता दूं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकता है कि कंपनी रिडीम करने के लिए मना करे तो आपको हो सकता है उसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना पड़ जाए, वो सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहे। देन वी हैव वारंट्स। वारंट्स क्या होते हैं, वारंट्स आर बेसिकली आई वुड से इंस्ट्रूमेंट्स और अ कूपन, एक तरह का कूपन है जिससे आप पेश करके कॉमन शेयर्स खरीद सकते हो एट अ डिस्काउंट, ठीक है। सो बेसिकली ये एक तरह का मैं कह सकता हूँ सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ जाए देन यू हैव अ राइट टू बाय द कॉमन शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ गिवन प्राइस। उसमें जो लिखा है उस प्राइस पे आप ले सकते हो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दैट प्राइस इज इन द मार्केट। हाँ, इसमें एक बात है कि ये ऑब्वियसली एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आप ये काम कर सकते हो, उसके बाद में वारंट्स विल लैप्स। एंड देन वी हैव कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बेसिकली ऐसे डेट सिक्योरिटीज हैं जो कि फ्यूचर में डेट से कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट खुद से ही हो जाएंगे, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया तो अपने आप डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एंड दैट इज व्हाई द नेम कंटिंजेंट और कॉन्टिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सो दैट्स सिंपल एज दैट। That is it. I hope you have enjoyed this reading. Definitely thank you तो मैं आपको बोलूंगा बिकॉज आपने इतनी दूर तक मुझे झेला है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, इफ यू वांट टू रिवाइज योर मटेरियल फास्ट, तो आप जरूर से ये काम करें। एंड फॉर दोज हु आर लुकिंग इनटू अ वीडियो कोर्स, फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ वीडियो कोर्स, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिंक्स मिल जाएंगी, नहीं तो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट। दैट इज इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।